प्रिय विद्यार्थी भैया बहन, आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या होती है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने 4 रूपों में दिया है। पहला धन के रूप में, तो धन के रूप में परिभाषा देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो एडम स्मिथ हैं, फिर जेबी से बाकर हैं, सीनियर हैं, और इसका प्रमुख कार्य धन अर्जन के बारे में इन्होंने विशेष रूप से ये बताया है कि जो धन है उसका अर्जन कैसे हो। विषय सामग्री में इन्होंने विशेष प्रकार से ये किया है कि ये धन अर्जन कैसे हो और इसका वितरण किस प्रकार से हो। ये प्रयोग विषय है और ये प्रयोग विषय की सामग्रियां हैं इसमें। तो धन जो है वो धन की परिभाषा देने वाले, अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान कहने वाले जेबी से बाकर, एडम स्मिथ और सीनियर, ऐसे ये 4 वैज्ञानिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान बताया है। दूसरी है कल्याणवादी विचारधारा। अब ये कल्याणवादी विचारधारा में सबसे प्रमुख रूप से जो हैं ये मार्शल हैं तथा पीगू हैं। तो इनके जो समकालिक हैं, इन्होंने मार्शल ने इसको मानव के कल्याण हेतु, भौतिक कल्याण हेतु जो अर्थशास्त्र जो कार्य इसमें धन की स्थापना पर इन्होंने जोर तो दिया, लेकिन मानव कल्याण के लिए वो धन हो, समाज के कल्याण के लिए हो तथा जिसका भौतिक संबंध कल्याणकारी गतिविधियों से हो, ऐसी विषय सामग्रियों को इन्होंने वो किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कल्याणकारी विचारधारा से जुड़ने वाले मार्शल, पीगू और कैनन है। तीसरा है दुर्लभता का संबंधी, जो रॉबिन्स की विचारधारा है। ये सीमित साधनों से असीमित जो माध्यम होते हैं, साध्य होते हैं, उनका चुनाव करना और उनके माध्यम से समस्याओं को सुलझाना, उन समस्याओं का निदान करना। इसलिए ये दुर्लभ होता है, अत्यधिक कठिन होता है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जो हो, मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया गया जो मानव अपने सीमित साधनों तथा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। ये दुर्लभ की श्रेणी में आता है और इसको कहने वाले रॉबिन्स और विक स्ट्रीट हैं। ये 2 ऐसे वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने इसको दुर्लभता का विज्ञान कहा है। चौथा विषय है विकास केंद्रित। तो विकास केंद्रित कहने वाली ये सम्मेलन है, क्योंकि इन्होंने साधनों का वितरण आर्थिक विकास के आधार पर देखा है कि जो साधन होते हैं, जिसके पास ज़्यादा धन है, जिसका विकास अधिक है आर्थिक, वो ज़्यादा उपभोग कर रहा है, और जिनका विकास कम है, जिनके पास कम धन है, वो उसका कम उपयोग कर रहे हैं। तो आर्थिक के साथ साथ विकास भी जुड़ा हुआ है, तो वो दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं। अर्थात विकास केंद्रित ये विचारधारा है। विकास अर्थशास्त्र जो है वो विकास पर आधारित है। जिसका जितना आर्थिक विकास होगा उतना अधिक वह उसका उपभोग कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जो है वो 4 रूपों में है, धन के रूप में, कल्याणवादी, दुर्लभता के रूप में और विकास केंद्रित। तो धन की परिभाषा देने वाले एडम स्मिथ, जेबी से और बाकर हैं। कल्याणवादी विचारधारा देने वाले मार्शल, पीगू और कैनन हैं, और दुर्लभता का विचार देने वाले रॉबिन्स हैं।
विक्टी स्ट्रीट हैं, और विकास की जो परिभाषा है वो सैमुएल्सन ने दिया है कि बिना अर्थशास्त्र के विकास संभव नहीं है। फिर हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं, जो अर्थशास्त्र है वो दो प्रकार की क्रियाओं से मिलकर बना है, आर्थिक और अनार्थिक। तो अनार्थिक तो ठीक है, हम यश और कीर्ति प्राप्त करने के लिए, पर यहाँ हम देखते हैं आर्थिक क्रिया के आधार पर जो विषय सामग्री है अर्थशास्त्र की वो 5 प्रकार की है। पहला है उपभोग। उपभोग क्या है? ये अर्थशास्त्र का पहला और प्रथम और महत्वपूर्ण विभाग है। इसको उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता से ही उत्पादन जो होता है, उपभोग जो होता है, उपभोग में उपयोगिता की क्षमता को नष्ट करने, जितना हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे उतना अधिक उसकी उपयोगिता नष्ट होगी। तो इस कारण से जो उसके लक्षण हैं, वर्गीकरण के आधार पर संतुष्टि करने की विधि है, इन सब विधियों के कारण ही उसकी उपयोगिता, उपभोग में वृद्धि या कमी आती है। ये अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय आधार सामग्री है। दूसरा है उत्पादन। अब ये उत्पादन जो है, धन की उत्पादन के लिए उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। उपयोगिता जो है उसका हम सृजन कर लेते हैं, वही क्या है? उत्पादन है। तो साधन जो होता है उसके जो लक्षण होते हैं, कार्य कुशलता होती है, उत्पत्ति के नियम जो होते हैं आदि, ये नियमों पर ही आधारित होता है। उत्पादन उत्पत्ति के नियम के आधार पर नहीं। जैसे सजीव वस्तुओं का उत्पादन है, निर्जीव वस्तुओं का उत्पादन है, कितना भी जल्दी करेंगे उनका जो नियम है। जैसे हमें गन्ने से शक्कर बनाना है तो पहले गन्ना लगाना होगा, हम कितना जल्दी करेंगे कि नहीं, हमें शक्कर जल्दी बनाना है, लेकिन अगर हमारे पास गन्ना को उगने में जितना समय लगेगा, फिर उसको फैक्ट्री आदि में ले जाएंगे तभी वह संभव है। तो उत्पादन का जो नियम है उस नियम के अलावा हम कार्य उत्पादन नहीं कर सकते। अगला है विनिमय। विनिमय क्या होता है? वस्तुओं या सेवाओं का अदला बदली करना। वस्तुओं या सेवाओं का आपस में अदला बदली करना ही विनिमय कहलाता है। ये स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक होता है, क्योंकि जब दो लोगों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मिलती हैं तो उन आवश्यकता की वस्तुओं पर ही यह निर्भर होता है। इसको करने के लिए दोनों लोग स्वतंत्र होते हैं, चाहे तो करें, उनकी आवश्यकता है तो करें, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। साधन जो है, इसके विनिमय के साधन मुद्रा हैं, बैंक हैं, बीमा है, व्यापार आदि के माध्यम से आजकल की जो नवीन प्रथा है उसमें विनिमय को अत्यधिक सरल बनाया जा सका है। क्योंकि विनिमय पहले बहुत कठिन था। जब एक वस्तु की हमारे पास अधिकता होती थी, दूसरी वस्तु की हमारे पास कमी होती थी, जिस व्यक्ति के पास अधिकता है और उस व्यक्ति, ऐसे दो लोगों का होना जरूरी रहता था, तभी विनिमय संभव हो पाता था। लेकिन आज इस मुद्रा, बैंक, बीमा, व्यापार आदि के माध्यम से इस विनिमय प्रणाली को सुलभ बना दिया गया है। चौथी बात है वितरण। वितरण वस्तुओं या सेवाओं का उनके उपयोगिता एवं कार्य के अनुसार उनको लाभ प्रदान करना ही वितरण कहलाता है। वितरण यानी बांटना। हम जितने लोगों से, जितने वस्तुओं से, जितने कर्मचारियों से, जितने साधनों के माध्यम से हम उत्पादन कर रहे हैं, उनका जिस प्रकार का अंश लगा हुआ है, उसी अंश अनुरूप उन्हें लाभ प्रदान करना ही वितरण कहलाता है, बांटना। तो वितरण क्या हुआ? साधनों को उनके उपयोगिता एवं कार्य के अनुसार, उनकी जो उपयोगिता है, उनका जैसा कार्य है, योग्यता है,
उसके आधार पर उनको भी लाभान्वित करना, ये कहलाता है वितरण। जैसे एक कार्यालय में चपरासी का जो कार्य है, उसकी जो योग्यता है उसके अनुसार उसको वेतन मिलता है। एक प्रबंधक को उसके योग्यता के अनुसार, अन्य कर्मचारियों को उसके योग्य, तो ये कहलाता है वितरण, ये लाभांश कहलाता है। फिर 5वां प्रमुख सामग्री है राजस्व। राजस्व का मतलब है सार्वजनिक व्यय, आय, ऋण आदि का अध्ययन करना। राजस्व क्या हुआ, किसने कितना कमाया, उसमें वांटेड है कि अगर इससे ज़्यादा आय होती है, इससे ज़्यादा व्यय होता है, तो यह कर के रूप में शासन को अधिभार देता है। अधिक कमाना, अधिक खर्च करना, तो ये इसके अध्ययन पर, यानी राजस्व यानी कर, हम साधारण सी बात समझें कि जो कर के रूप में हम देते हैं और सरकार के लिए फंड का कार्य करती है, वही है राजस्व। और वो जब देश में किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, तो उस आपत्ति का उपयोग, आपत्ति में जो यह राजस्व होती है, जमा पूंजी जो होती है, इसी का उपयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की महामारियां हैं, वर्तमान समय में लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य किए जा रहे हैं, शासन द्वारा कुछ न कुछ दिया जा रहा है। तो ये कहाँ से दिया जाता है, यही राजस्व जो सरकार को टैक्स के रूप में लोग जमा करते हैं, वही राजस्व कहलाता है। तो हमने देखा कि आर्थिक क्रिया के आधार पर विषय सामग्री 5 प्रकार की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व हैं। उपभोग क्या है, वस्तुओं की उपयोगिता में कमी करना उपभोग कहलाता है। उत्पादन, वस्तुओं की उपयोग गुणवत्ता में वृद्धि करना, उनके लक्षण, कार्यकुशलता, उत्पत्ति के नियम को ध्यान दे करके उनको आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करना गुण रूप में, ये उत्पादन कहलाता है। विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान, अदला बदली करना, ये विनिमय कहलाता है, अंतर्गत आता है। वितरण, बांटना, हमारे जितने भी जिनसे हम कार्य ले रहे हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनकी योग्यता, कर्मठता, कार्य क्षमता के अनुसार हम उनका अंश वितरित कर सकें, उनको लाभ प्रदान कर सकें, यह वितरण कहलाता है। राजस्व, हम सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, अर्थात जो भी आय व्यय का ब्यौरा जो शासन द्वारा निर्धारित होता है कि इतनी आय होने पर इतना टैक्स, इतनी आय तक बिल्कुल टैक्स नहीं, तो इतने % टैक्स कब से कहाँ देना है, ये जो शासन के पास जमा होता है, यही राजस्व कहलाता है, अर्थात बचत पूंजी। अब अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति मुख्य रूप से 3 रूपों में मानी गई है। पहली है आदर्श विज्ञान के रूप में, वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र। तो रॉबिन्स ने ये बताया कि यह केवल क्या है, इसका अध्ययन करता जो होता है, वास्तविक विज्ञान होने के नाते किसी अच्छाई बुराई के बारे में कुछ भी लेन देन नहीं है, क्योंकि ये जो वास्तविक विज्ञान के रूप में है, ये अर्थशास्त्र किसी की अच्छाई या बुराई पर ध्यान नहीं देता। ये अपना कार्य, ये वास्तविक विज्ञान के रूप, विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, तो ये वास्तविक ज्ञान पर आधारित होता है। ये किसी की अच्छाई या बुराई उस पर विशेष ध्यान नहीं देता। जैसे बजट के समय लगाए गए करों के संबंध में अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान होने के नाते ये बताता है कि करों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन यह नहीं बताएगा कि कर अच्छे हैं अथवा बुरे। जो कर लगाए जाते हैं तो अर्थशास्त्र ये बताता है कि कर लगाए जा रहे हैं, कितना कर लगाया जा रहा है, लेकिन यह कर कौन सा कर उपयोगी है, कौन सा कर अच्छा है या बुरा है, यह वह नहीं बताता है। तो ये वास्तविक विज्ञान के रूप में हो गया। दूसरा है आदर्श विज्ञान के रूप में। आदर्श विज्ञान के अंतर्गत इसमें क्या होना चाहिए आदि बातों का ध्यान किया जाता है। आदर्श का मतलब इसमें क्या हो, क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। तो आदर्श विज्ञान मानने वाले अर्थशास्त्रियों का विचार है कि किन करों को लगाना हितकर है, क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने कहा कौन सा कर अच्छा हो, ये निश्चित नहीं कर लेता, कर लगाना चाहिए, ये वास्तविक विज्ञान है। कर होना चाहिए, लेकिन कौन सा कर हो ये वास्तविक विज्ञान नहीं बताता। लेकिन आदर्श विज्ञान ये बताता है कि क्या होना चाहिए, कौन सा कर हमारे लिए या देश के लिए, देश की जनता के लिए आवश्यक है, हितकर है, यह आदर्श विज्ञान बताता है। फिर आदर्श व वास्तविक विज्ञान दोनों है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जैसे फ्रीडमैन कहते हैं कि ये दोनों है, क्योंकि ये बताता है कि कर लगाना चाहिए और कौन सा कर लगाना चाहिए, ये कौन सा कर अच्छा होगा, इसलिए ये आदर्श और वास्तविक विज्ञान दोनों के रूप में है। फिर आदर्श विज्ञान अर्थशास्त्र जो है एक कला के रूप में। कीन्स कहते हैं कि ये एक कला है। कला ज्ञान की वह शाखा होती है, कला जो होती है ज्ञान की एक शाखा होती है, और वह शाखा होती है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देश्य तो सबका होता है, पर निश्चित उद्देश्य क्या हो इसको वो पूर्ण करती है। निश्चितता को पूर्ण करने का कार्य कला करती है, क्योंकि हमारे पास बहुत योग्यता है, लेकिन उस योग्यता को हम लोगों के पास कैसे प्रसारित करें यह नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कला करती है। इसका मतलब हमारे पास कला की कमी है। तो कला जो है वो ऐसा ज्ञान है, कला एक ज्ञान है कि वो निश्चितता को पूर्ण करने में सहायक होती है। अब कला जिसकी जैसी होगी उसको उतनी पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। फिर कला विज्ञान दोनों है। कला विज्ञान दोनों है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अर्थशास्त्र जो है वह ना तो केवल कला है और ना ही विज्ञान है, ये दोनों चीज है, क्योंकि मानव व्यवहार को समझने में ये सहायता करता है। मानवीय जो व्यवहार होता है, मानवीय व्यवहार को समझने में सहायक होता है। जब व्यक्ति के पास कला होगी तो उस व्यवहार को समझेगा, और जब उसके पास योग्यता विशेष ज्ञान होगा तो उसके माध्यम से भी वह उसके जीवन स्तर को समझेगा, उसके स्तर पर कैसा प्रयास किया जाए, वह कैसे प्रस्तुत हो सके कि वो पूरी तरह से वो मानवीय व्यवहार उसका बदल जाए, या श्रेष्ठतम है तो और श्रेष्ठ हो सके, अगर गड़बड़ है तो वह श्रेष्ठता की ओर जा सके। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र की प्रकृति 4 प्रकार से यहाँ दर्शाई गई है वास्तविक विज्ञान के रूप में, क्योंकि यह ये तो बताता है कि ये होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए ये नहीं बताता। आदर्श विज्ञान ये कहता है कि क्या होना चाहिए,
जैसे हमें कर लगाना चाहिए राजस्व प्राप्त करने के लिए, तो कौन सा कर लगाना चाहिए ये आदर्श विज्ञान बताता है। वास्तविक व आदर्श दोनों, कौन सा कर लगे और कौन सा कर लगे, ये दोनों काम अर्थशास्त्र करता है। इसलिए ये आदर्श और वास्तविक दोनों अर्थशास्त्र के रूप में है। कला के यानी गुण, तो कला एक ऐसा ज्ञान है जो निश्चितता को पूर्ण करने में सहायक होता है, तो कला के रूप में भी है ये। और कला विज्ञान दोनों है, क्योंकि ये मानवीय व्यवहार को समझने में सहायक होता है। मानव का व्यवहार कैसा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उसको समझने परखने का कार्य करता है। इसलिए ये कला और विज्ञान दोनों के रूप में कार्य करता है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति को हमने जाना कि ये 5 प्रकार से काम करती है।